बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। आज हम सेमिनिफेरस टिब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहा जाता है। आज हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर है। इसका फर्स्ट लेयर है ट्यूनिका प्रोप्रिया, सेकंड लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जर्म सेल्स और सर्टुली सेल्स अरेंज होते हैं, जिसे हम फिर जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। अब इन सर्टुली सेल्स के दरमियान प्रोटीन जंक्शंस होते हैं। यह प्रोटीन जंक्शंस इन प्रोटीन जंक्शंस को ब्लड टेस्टिस बैरियर कहा जाता है। और ये यहाँ पे जो एरिया है ये लुमेन है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है तो फिर स्पर्म लुमेन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मौजूद है लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं टेस्टिस में? ये इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद होते हैं। ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा। ऐसे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स अरेंज होते हैं और यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं इसमें लेडिक सेल्स मौजूद होते हैं। लेडिक सेल्स क्या काम करते हैं? लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह होता है और यहाँ से जो जर्म सेल्स है ये जर्म सेल्स डिवाइड होते हैं और फिर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। इससे किस तरह इस सेल से स्पर्म बन जाते हैं और लुमेन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर्स। ब्लड टेस्टिस बैरियर्स के फंक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें कि इसका काम क्या है, क्यों यहाँ पे सर्टुली सेल्स के दरमियान ये प्रोटीन जंक्शंस मौजूद होते हैं, तो इट प्रिवेंट sperm leakage into bloodstream। यहाँ पे जब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर ये स्पर्म वापस इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ये इस बैरियर को क्रॉस कर गए और ब्लड में शामिल हो गए तो ऑटो इम्यून रिस्पांस क्रिएट होगा जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करेंगे, एंटीबॉडीज पैदा होंगी। जब स्पर्म अगर स्पर्म ब्लड में चले जाते हैं तो फिर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज will produce। तो फिर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज पैदा होंगे और वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करेंगी, जो इनफर्टिलिटी कॉज करेगी, इनफर्टिलिटी। तो स्पर्म लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड टेस्टिस बैरियर्स मौजूद होते हैं। दूसरा काम इसका यह है कि जो लुमेन में फ्लूइड है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के लुमेन में जो फ्लूइड है, फ्लूइड इन लुमेन, इसका कंपोजिशन डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम
से इस फ्लूइड का कंपोजिशन डिफरेंट है, तो इस कंपोजिशन को मेंटेन रखने के लिए ये ब्लड टेस्टिस बैरियर्स मौजूद है। और इस कंपोजिशन को मेंटेन रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फ्लूइड स्पर्म के मैच्योरिटी और स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए लाजमी है। तीसरा काम है इसका, इट मेंटेन environment in seminiferous tubules. Seminiferous tubule lumen। इस लूमेन में जो स्पर्म डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट है, इसको मेंटेन रखने के लिए ये ब्लड टेस्टिस बैरियर्स रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड टेस्टिस बैरियर्स का एक फंक्शन ये भी है कि इट कंट्रोल the transport of hormones and nutrients। न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स जो स्पर्म डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसका ट्रांसपोर्ट ब्लड टेस्टिस बैरियर्स कंट्रोल करते हैं। इसका एक फंक्शन ये भी है कि इट प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ toxins or other chemicals into lumen। टॉक्सिन केमिकल्स को लूमिन में जाने से रोकने के लिए ब्लड टेस्टिस बैरियर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब ये ब्लड टेस्टिस बैरियर खोलते कब है? ओपनिंग ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। सो इसका ओपनिंग टेम्पररी ओपनिंग है, टेम्पररी ओपनिंग of blood testis barriers। For the transport of hormones and nutrients and sperm into lumen। हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट के लिए जब यहाँ से हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं लूमेन में एंटर होने के लिए, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर्स खोलते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जब स्पर्म डेवलपमेंट होता है, तो इस जर्मिनल सेल यहाँ से इस लूमेन में एंटर हो जाते हैं। इसी दौरान ये टेम्पररी खोलते हैं और फिर वापस बंद हो जाते हैं। So it's all about the histology of seminiferous tubules. Thanks for watching.